जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आई दृष्टि में जो साइंस टेक का चैप्टर था उसे मैं कंप्लीट करवा रहा था और इससे पहले एक वीडियो मेरा अपलोड हुआ है जो 12 मिनट का है, जिसमें मैंने 6 से 7 टॉपिक जो साइंस टेक के थे उनको कवर किया था। आज की इस वीडियो देखने के बाद 10 से 12 पेज और साइंस टेक के रह जाएंगे, जिसका जो क्लास है 1-2 दिन के बाद आपको उसकी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं प्री ओरिएंटेड मतलब कि कुल मिलाकर के जो साइंस टेक्स्ट से या करंट अफेयर्स से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस प्री एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट ये मेरी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि समय भी ख़राब नहीं करना है आपका भी, क्योंकि जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो ये है कि सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला अब देश कौन सा है। ठीक है, अब देश कौन सा है। तो देखिए, इससे पहले 2024 से पहले अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री 8 मिनट 56 मिनट का समय व्यतीत किया था स्पेस में। ठीक है, लेकिन 2024 में चाइना के 2 अंतरिक्ष यात्री गए स्पेस में और 9 घंटे से अधिक मतलब 9 घंटे 6 मिनट का समय व्यतीत किया स्पेस में। तो अब ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले निम्नलिखित में से कौन से देश हैं। 4 देश का नाम दे देगा और आपको ध्यान रखना है क्या है, चाइना। अंतरिक्ष यात्रियों का नाम याद रखना जरूरी यहाँ पर नहीं है। अब दूसरे टॉपिक पे चलूँ तो दूसरा टॉपिक है कि PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन, पहला तो यही पूछ सकता है कि प्रोबा 3 मिशन का निम्नलिखित में से उद्देश्य है। अब 4 ऑप्शन आपको दे देगा। पहला दे दिया मान लीजिए कि सूर्य के बाहरी हिस्सों का अध्ययन करना। फिर आपको दे दिया कि भारतीय क्षेत्र के ब्रॉडबैंड सेवाओं और उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी को बढ़ाने से मदद करेगा। ऐसे ही 2 ऑप्शन और आपको दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोबा जो है वो सूर्य के बाहरी हिस्से का अध्ययन करने से संबंधित है, इसका उद्देश्य यही है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस थोड़ा ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रोबा जो उपग्रह है, राइट, जो प्रोबा है, जो मिशन है ये, वो किसका है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। ये प्रोबा मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिशनों की एक श्रृंखला है, क्योंकि इससे पहले प्रोबा 1 और 2 ये दो भेजे जा चुके हैं। पहला इंडिया के द्वारा, दूसरा रसिया के द्वारा और तीसरा भी इंडिया के ही द्वारा भेजा जाएगा। और कौन प्रक्षेपित करेगा, इसरो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिशन है किसका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। लेकिन प्रक्षेपण कहाँ से होगा, इसरो करेगा, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से करेगा। ठीक है, किस रॉकेट से, PSLV C-59 से किया जाएगा। ये PSLV की 61वीं उड़ान होगी। ठीक है, ये मुश्किल थोड़ा है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि किस रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। ये पूछने का ज़्यादा चांसेस ये हो सकता है कि ये मिशन है किसका, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि इसरो ने हाल ही में प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण किया और निम्नलिखित में से ये मिशन किसका है। तो ठीक है, ये डाल सकता है ऑप्शन में आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी हो गया, जाक्सा हो गया, फिर नासा हो गया, ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए इतना ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ें तो ये चीज़ें जो जानकारी में आपको रखनी थी इसमें। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो पूछा जा सकता था उस पर मैंने डिस्कशन कर लिया। अब आगे मैं बात करूँ तो जो तीसरा जो टॉपिक है वो है NSIL GSAT-N2 मिशन के बारे में। GSAT-N2, ये जो GSAT-N2 है उपग्रह है, इसको बनाया इसरो ने है। लेकिन जो लॉन्च किया गया वो कहाँ से किया गया, फ्लोरिडा स्थित, अमेरिका में फ्लोरिडा स्थित कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि GSAT-N2 जो उपग्रह है बनाया इसरो ने है, लॉन्च किया गया है अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित अमेरिका के फ्लोरिडा से और फॉल्कन 9 रॉकेट से। तो यहाँ से क्यों नहीं किया गया, यहाँ के रॉकेट से क्यों नहीं किया गया। तो GSAT-N2 जो है इसका जो वज़न है वो 4700 किलोग्राम का है। हमारे पास जो भी PSLV और GSLV जो प्रक्षेपण यान है उनकी जो क्षमता है वो इतनी नहीं है। उनकी क्षमता जो है 4000 से 4300 किलोग्राम तक के ही उपग्रहों को GTO की कक्षा में ले जा सकती हैं। तो जब 4700 किलोग्राम का है तो हमारी मजबूरी भी है कि फिर हम किसकी मदद लें, फॉल्कन 9 रॉकेट की। और यह इसी वजह से ये कहाँ से इसका प्रक्षेपण किया गया, अमेरिका के फ्लोरिडा से। ओके, ये आपका डाउट थोड़ा
क्लियर हुआ होगा कि कारण समझ में आया होगा कि वहाँ से क्यों हुआ। देखिए NSIL जो है इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। इसरो का काम दिया गया कि इसरो उपग्रह बनाए और प्रक्षेपण यान बनाए, और उन सब का वाणिज्यिक जो उपयोग है उसका जो सब ये जो देख रेख काम करने का काम है वो NSIL करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इसरो विज्ञान करता है और NSIL व्यापार करता है। GSAT-N2 जो है उपग्रह है, ये लॉन्च करने के बाद ये इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय क्षेत्र के ब्रॉडबैंड सेवाओं और उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा कि इस उपग्रह की जो भी मदद लेगा, जो इसका उपयोग करेगा, उनसे वाणिज्यिक व्यापार के रूप में NSIL राजस्व को कलेक्ट करेगा। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, जो पूछने वाली चीज़ें पूछ सकता था उस पर मैंने बात कर ली है, ठीक है। इस मिशन की अवधि 14 वर्ष थी, ये सब जानना जरूरी नहीं है। जो जितना मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ ये एकदम इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब जो चौथा टॉपिक है वो है लिग्नोसैट, विश्व का प्रथम लकड़ी उपग्रह, ठीक है। अब लिग्नोसैट जो है विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह, अब इसका क्या हुआ, प्रक्षेपण हो चुका है। स्पेस एक्स के CRS-31 मिशन के तहत इस लिग्नोसैट नामक उपग्रह को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपित किया गया है। यह अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है। ये ध्यान रखना है कि विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है, और फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए अंतरिक्ष में लकड़ी के प्रयोग पर शोध करना है। क्योंकि ये जो लकड़ी है, ऐसा नहीं कि कोई भी यूं ही कोई लकड़ी यूज कर ली गई, ये ऐसी लकड़ी है जापान में हिनोकी नामक जापान में पाई जाने वाली मैग्नोलिया लकड़ी द्वारा किया गया है इसका निर्माण इस उपग्रह का। ये लकड़ी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में मतलब उसकी स्थिति ऐसी है कि ना ये बहुत फूल रही है ना फट जा रही है, मतलब एक हल्की और मजबूत लकड़ी है। और ऐसा होता क्या है कि जैसे में यहाँ पर है ना कि स्पेस जंग को कम करने के लिए अंतरिक्ष में लकड़ी का प्रयोग पर शोध करना है। अब ये समझिए कि जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं, जब वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उनका मतलब काम औचित्य ख़त्म हो जाता है उन उपग्रहों का, तो धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद घर्षण से वो जलते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो जलते नहीं हैं। कुछ उपग्रह स्पेस में कचरे के रूप में रहते हैं, तो कुछ वायुमंडल में। तो ये कहीं ना कहीं एक कचरा है। तो इस कचरे का निदान करने के लिए ही इस लकड़ी के इस उपग्रह पर शोध किया जा रहा है। ये जो लकड़ी है, ये उपग्रह जो है, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करेगा, आएगा धीरे धीरे, वैसे ही घर्षण से जल करके ख़त्म हो जाएगा। तो जो मलबा का जो एक इशू है वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिग्नोसैट जो ये मिशन है, या लिग्नोसैट जो है यह क्या है, यह क्या है, ये पूछ लेगा लिग्नोसैट यह क्या है। तो पहला ऑप्शन दे दिया, विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है। यह पूछ लेगा लिग्नोसैट का जो अभी मतलब स्पेस एक्स के CR-31 मिशन के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य दे देगा 3-4 ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन 1 नवंबर 2024 को इसरो की घोषणा के अनुसार भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ लेह लद्दाख में किया गया है, ठीक है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मतलब जो चंद्रयान, चंद्रमा या मंगल जैसी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उससे जैसी स्थितियों में का निर्माण करना, और वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना कि किस तरीके से वहाँ पर जब चंद्रमा और मंगल जैसी सतहों पर जाने पर जिस तरीके का एक अनुभव होता है, वैसे ही यहाँ पर वो परिस्थितियाँ देखी गई हैं और थोड़ा बहुत निर्मित भी की गई हैं। तो आगे पढ़ा जाए तो वही लिखा हुआ है कि मंगल या चंद्रमा के समान परिस्थितियों का अनुभव कराया जाएगा। किसे कराया जाएगा? इस मिशन के तहत वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष यात्रियों को एक विशेष नियंत्रित वातावरण में रखकर पृथ्वी के बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्थान के समान परिस्थितियों का अनुभव किया जाएगा। इस मिशन का योजना स्थल लद्दाख में स्थित है और इनका अद्वितीय पर्यावरण मंगल और चंद्रमा की सतहों से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। वही जो बात मैंने अभी की। अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये है कि उल्लेखनीय है कि यह मिशन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान, ये थोड़ा मिट गया है, गुजरात स्थित
AAKA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT है शायद ये, बॉम्बे का एक संयुक्त मिशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है वो इसका शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा लेह लद्दाख। ठीक है, चलिए अब आता है मिशन शक्ति सैट। अब मिशन शक्ति सैट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप्स स्पेस किड्स इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई एक वैश्विक पहल है। ठीक है, एक वैश्विक पहल है ये। जो मतलब इसका नाम पूछना थोड़ा मतलब कि चेन्नई स्थित एरो स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया जो एजेंसी है, ये सब नाम शायद ना पूछो, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये पूछना हो सकता है उसका कि इस मिशन शक्ति सेट का उद्देश्य क्या है। एक तरीके से अंतरिक्ष शिक्षा एवं महिला सशक्ति मिशन है। ठीक है, और जो इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे आप कहते हैं ना कि साइंस टेक के आंसर आप लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो जो लैंगिक समानता कहीं पर भी बात आती है तो आप ये लिख सकते हैं कि भारत में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे मिशन शक्ति सेट है, ये अंतरिक्ष शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा मिले, उसकी और वो अग्रसर हों, वो बढ़ें, उसके लिए उससे संबंधित मिशन शक्ति सेट हाल ही में लॉन्च किया गया और यह एक वैश्विक पहल है। ऐसे करके आप निबंध में चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, प्रयासों को लिख सकते हैं। ये जब फैक्ट आप डालते हैं ना तो आपके उत्तर की वैल्यू बढ़ती है। तो ठीक है, तो अभी ये जानकर आपको ध्यान रखना है कि यह एक वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस मिशन के तहत 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के हाई स्कूल की छात्राओं को अंतरिक्ष, ये सब इतना ध्यान रखना नहीं, पढ़ लीजिएगा लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो ध्यान रखना होगा ये होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना है। ऑनलाइन प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक देश से एक छात्रा अर्थात कुल 108 छात्राओं का चयन किया जाएगा। ये 2 स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, यूरोपा क्लिपर मिशन 14 अक्टूबर 2024 को नासा की यूरोपा क्लिपर मिशन का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, ये पहली बार होगा कि पृथ्वी से बाहर, मतलब यह नासा का ऐसा पहला मिशन भी है जो पृथ्वी के बाहर किसी महासागरीय दुनिया का अध्ययन किया जाएगा। ये पहली बार ऐसा होगा। ठीक है, महासागरीय दुनिया का अध्ययन किया जाएगा, ये ऐसा पहली बार होगा। तो ये ध्यान रखना है। और यूरोपा क्लिपर जो है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह उपग्रह है। यूरोपा किसका, बृहस्पति का विस्तृत अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया यह पहला मिशन है। ठीक है, और इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से किया जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको कि यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है। पहली बार नासा का यह पहला ऐसा मिशन है जो पृथ्वी के बाहर महासागरीय दुनिया का अध्ययन करेगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट हो सकती है। और ये हो सकता है कि जो यूरोपा है वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है कि ठीक है, उपग्रह है, ये ध्यान रखना है आपको। और कहाँ से किया गया है, ये स्थान का नाम याद रखना है। इसका मुख्य मिशन वर्ष 2034 में समाप्त होगा। ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उस पर डिस्कस करते जा रहा हूँ, ये मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ और आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। साइंस टेक से और करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस ना के बराबर हैं, फिर भी अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए आप पढ़ सकते हैं। अब आगे आती है बात भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की। देखिए, हाल ही में 8 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। अब गगनयान कार्यक्रम के ठीक है प्रदान की। अब आगे देखिए, ये पढ़िए, हमारे लिए ये ज़रूरी होगा। प्रदत्त मंजूरी के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो पूरी तरीके से जिसका परिचालन कब तक टारगेट रखा गया है, वर्ष 2035 तक एक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यान है 2035। अब यहाँ पर अब ये लाइन पढ़िए, प्रदत्त मंजूरी के तहत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल BAS-1 का विकास किया जाएगा। ठीक है, अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का जो प्रक्षेपण है वर्ष 2028 में किया जाएगा।
अब ये 2028 में किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक ये पार्ट है और 2035 तक पूरी तरीके से जो ये परिचालित स्टेशन का निर्माण करने का लक्ष्य है। तो ये पहला ये जो मॉड्यूल भेजा जा रहा है ये है क्या, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो एक ही बार में तो बनेगा नहीं, तो इसके लिए क्या होगा कि ये एक पहला भाग है, ये जो मॉड्यूल है ये पहला भाग है या मुख्य आधार होगा। जैसे कि आप घर बनाना शुरू करते हैं तो एक पहले ईंट रखते हैं, या आप एक कमरे को बनाते हैं, फिर उस कमरे में हो सकता है कि आपने एक कमरा बना करके रख लिया और इसके बाद धीरे धीरे उसमें अपनी गृहस्थी बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उस घर को बड़ा करते जाते हैं। तो ऐसे ही एक कमरा इसको समझिए, इसमें प्रयोगशाला होगी और भी एक्सपेरिमेंट से संबंधित, लैब से संबंधित चीज़ें होंगी और धीरे धीरे 2035 तक फिर इन्हीं से इसी तरह धीरे धीरे भेजा जाता रहेगा रॉकेट के माध्यम से चीज़ों को, और 2035 तक एक बड़ा हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, यही है। तो इसमें बस ध्यान इतना ही चीज़ों का रखना था जो मैंने हाईलाइट किया और जो मैंने डिस्कस किया। अब आगे मैं बढ़ूँ तो आगे का जो है वो है कि वीनस ऑर्बिटर मिशन से संबंधित है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यह मिशन पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये एक लाइन ध्यान रखना है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडल की जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक डाटा उत्पन्न करना और शुक्र ग्रह के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभावों का पता लगाना। कुछ उद्देश्य आप ध्यान में ऐसे रख सकते हैं। यह मिशन का जो प्रक्षेपण किया जाएगा वर्ष 2028 तक किया जाएगा। बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ दे रहा हूँ लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, या आप ही पढ़ लीजिएगा, समय बचे इसके लिए। ठीक है, सॉरी, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखें तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान NGLB, ठीक है, NGLB। अब कुल मिलाकर के NGLB क्या है इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, जो NGLB है ये प्रक्षेपण यान है, जैसे PSLV है, GSLV है, वैसे NGLB है। अब ये जो NGLB है जो लो अर्थ ऑर्बिट, ये जो कक्षा है यहाँ पर 10,000 से 20,000 किलोग्राम के उपग्रह को ले जा सकती है। GTO में 5,000 से 10,000 किलोग्राम तक के उपग्रह को ले जा सकती है और GEO में 6,000 टन। ठीक है, और इसका जो प्रथम चरण है उसका पुनः प्रयोग भी किया जा सकता है NGLB में, जबकि PSLV और GSLV में ऐसा नहीं था। मतलब उसके प्रथम चरण का पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता था किस में, PSLV GSLV में, जबकि NGLB में हो सकता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि कितने किलोग्राम टन के या किलोग्राम के उपग्रह को कक्षा में ले जा सकती है ये प्रक्षेपण यान। अब मैं बात करूं कि अपने पास PSLV है, GSLV MK2 है और GSLV MK3 है, जिसे LBM-3 कहा जाता है। इनकी क्षमताएं कितनी है? PSLV की LEO मतलब कि लो अर्थ ऑर्बिट में 1750 किलोग्राम के उपग्रह को ले जा सकती है। GTO में 1425 और GEO में सीधा नहीं ले जा सकती PSLV। GSLV MK जो दूसरी है वो 5000 किलोग्राम को LEO में ले जा सकती है, GTO में 2500 किलोग्राम को और GEO में 2000 किलोग्राम को, और जो GSLV MK थर्ड है, LBM-3 है, ये 8000 किलोग्राम को LEO में और GTO में 4000 और GEO में 4000 किलोग्राम। अभी पीछे ही आपने देखा था ना कि GSAT जो 20 जो उपग्रह था उसको प्रक्षेपण फॉल्कन 9 के द्वारा फ्लोरिडा से कराया गया था। ठीक है, वहाँ से कराया गया था क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रक्षेपण यान नहीं थे जो 4700 किलोग्राम के उपग्रह को लॉन्च कर सकते। लेकिन NGLB का जब ये विकास पूरा हो जाएगा तो ये इतने मतलब देख रहे हैं GTO में 5000 से 10,000 किलोग्राम तक के उपग्रह को ले जाने में सक्षम होगा। ठीक है, चलिए फिर हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे एक तरीके से। तो यहाँ पर कुछ मैंने अंडरलाइन नहीं, हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि NGLB के विकासात्मक चरण को 96 माह, मतलब ये जो 8 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को विकास को मंजूरी प्रदान की है। तो 2024 में की है, उस हिसाब से ये जो NGLB है 96 माह 8 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पोलारिस डॉन मिशन क्या है? इसे फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से क्या किया जाएगा? प्रक्षेपण किया जाएगा इसका।
इस मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। अब इसका मिशन का उद्देश्य क्या है, ये देखिए। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक को पूरा किया गया और स्पष्ट है कि गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई यह प्रथम स्पेस वॉक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई स्पेस वॉक है, क्योंकि ये जो सरकार के द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्री हैं वो नहीं हैं, गैर पेशेवर हैं, ठीक है। ओके, पोलारिस डॉन मिशन को ध्यान रखिएगा कि ये पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक है और इसने पूरा किया गया है और गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई यह प्रथम स्पेस वॉक है। ओके, चलिए, कुछ खास इसमें भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। मिशन रूमी 2024। अब भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया। मतलब रूमी जो मिशन है 2024, भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट को, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का मतलब समझ रहे हैं ना, ठोस के साथ तरल या ठोस तरल या गैस, ऐसी हाइब्रिड रॉकेट की बात हो रही है, का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया। मोबाइल लॉन्चर का मतलब हुआ कि सड़क के माध्यम से कहीं एक ट्रक पर के माध्यम से इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और लॉन्च किया जा सकता है। तो ये पहली बार था और इस मिशन को तमिलनाडु के एक तटीय गांव थिरुविदंथई से लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये उपग्रह वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान संचालित करने के उद्देश्य से डाटा एकत्र करेंगे। ये उद्देश्य ध्यान रखना है और ये बस ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक तरीके से एक मोबाइल लॉन्चर के द्वारा इसका प्रक्षेपण हुआ है। ध्यातव्य कि रूमी जो है वो मयाल स्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया है और ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, पूछेगा नहीं लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पढ़ ही देता हूँ क्योंकि टाइम को भी देखना है ना। तो देखिए, तो अन्नादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया द मून मैन ऑफ इंडिया से की उपाधि से विभूषित श्री अन्नादुरई UR राव उपग्रह केंद्र बंगलुरु के पूर्व निदेशक हैं। द मून मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से विभूषित किया गया था तब जब चंद्रयान फर्स्ट जो है वो सफल हुआ था तब। मिशन रूमी के मिशन निदेशक जो हैं डॉक्टर आनंद मेघालिंगम हैं और इन्हीं के बेटे के नाम पर ही शायद इस मिशन का जो ये रूमी मिशन है उन्हीं के बेटे के नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पूछेगा नहीं, मैं अतिरिक्त जानकारी आपको दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर है SSLV D3 EOS 08 मिशन। ये जो SSLV D3 है, 3 ठोस और एक बैलेंस तरह ईंधन, मतलब इसके जो चरण हैं 3 ठोस हैं और एक जो चरण है वो क्या है, बैलेंस तरह ईंधन है, BTM है, मतलब तरल है एक तरीके से। EOS 08 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। EOS 08 जो है ये उपग्रह है, प्रक्षेपित किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। छोटे उपग्रहों को कम ऊंचाई वाली कक्षा में भेजना इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। SSLV D3 का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस यही है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई या छोटे मोटे जो स्टार्टअप हैं जो स्पेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको यदि अपने उपग्रह जो छोटे मोटे उपग्रह हैं उनको LEO में भेजना है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, तो PSLV जैसे प्रक्षेपण यानों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सस्ती दरों में उनको ये सुविधाएं मिल जाएंगी और विकासशील देशों को भी इसकी सुविधाएं मिलेंगी। तो SSLV D3 जो है वो छोटे जो उपग्रह हैं उनका प्रक्षेपण के लिए है और इससे भारत वाणिज्यिक लाभ भी कमाएगा और साथ ही साथ जो स्टार्टअप और यूनिवर्सिटीज़ हैं यदि उनको किसी तरीके की ऐसी ज़रूरत महसूस होती है तो वो इस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे वही लिखा गया है, इस सफल उड़ान के साथ SSLV का विकासात्मक चरण पूर्ण हो जाता है। ये लास्ट चरण था, पूरा हो गया। 7/2022 में SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई थी, 2023 में दूसरी और तीसरी अभी हुई इसरो से, ठीक है। चलिए, यही थी इतनी बातें जो जाननी थी और अतिरिक्त चीज़ें पढ़नी है तो आप खोल लीजिए आई दृष्टि और पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आते हैं अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी में। देखिए, एल कैपिटन विश्व का द्रुत
सुपर कंप्यूटर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय टॉप 500 सुपर कंप्यूटर सूची वर्ष में 2 बार जारी होती है, जिसमें विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की रैंकिंग लिंक पैक बेंचमार्क के आधार पर की जाती है। लिंक पैक बेंचमार्क क्या होता है? एक प्रदर्शन मापने वाला टेस्ट है जिसका उपयोग कंप्यूटर की गणना को मापने के लिए किया जाता है। तो जून 2025 में जारी 65वीं टॉप 500 सूची में जो एकजा स्केल युग का विस्तार देखा गया। कुल मिलाकर के ध्यान रखना ये है कि 14 जून 2025 को हैम्बर्ग अमेरिका में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इसमें सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। एल कैपिटन, ठीक है, एल कैपिटन पहले स्थान पर है। यदि देखा जाए तो पहले, दूसरे और तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका का ही सुपर कंप्यूटर है, फिर जर्मनी है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब टॉप 500 नवीनतम सूची में क्या भारत के भी सुपर कंप्यूटर हैं? तो बिल्कुल है। भारत के 6 सुपर कंप्यूटर इसमें अपना स्थान बनाए हैं, ठीक है। सूची के अनुसार CDAC पुणे में स्थापित एरावत PSAI वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 सूची में इसे समग्र रूप से 162 स्थान मिला है, मतलब ये पहले स्थान पर है। यदि मैं 6 सुपर कंप्यूटर को दिखाऊं तो ये 6 सुपर कंप्यूटर हैं एरावत, ठीक है। फिर इसके बाद आर्का है, फिर अरुणिका है, ठीक है। एरावत का उद्घाटन मेरे ख्याल से 2022 या 23 में ऐसे हुआ था। एरावत का अभी हाल ही में हुआ है, अभी नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नई उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों का उद्घाटन किया। HPC प्रणालियों का जो नाम है आर्का अरुणिका है। आर्का अरुणिका नए सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। और ध्यान रखने की बात यह है कि जो इससे पहले जो एरावत है इसका हो चुका है, तो आर्का और अरुणिका का भी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर 2024 के ही दिन प्रधानमंत्री ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। और ये 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर नई दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किए जाएंगे। ओके, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और शौक है तो आप ये सब पढ़ सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपसे कह देगा या संबंधित कथनों पर विचार करें, यह क्या है? तो ध्यान रखना है, यह समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। तो नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन जो है समुद्री जल को पानी योग्य पीने में बदलने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह जो DRDO की कानपुर स्थित प्रयोगशाला है, रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने ही इसे सफलतापूर्वक विकास इसका किया है, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS क्या है? मतलब इसको ज़रा देख लेते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित मतलब स्वदेशी भारत में ही पूरी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली क्या है, इसको देख समझ लेते हैं। और ये क्योंकि भारत में स्वदेशी रूप से पूर्ण रूप से विकसित है, तो यह क्या है? यह देश की नवीनतम उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने इसे विकसित किया है। तो ये पूछ सकता है कि यह क्या है, तो यह क्या है कि स्वदेशी रूप से विकसित BFS क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आपको उसमें एक दे दिया कि यह देश की नवीनतम उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। तो एक ही स्टेटमेंट दे सकता है, तो ध्यान रखना है। और पुणे स्थित IITM ने इसे विकसित किया है। भारत पूर्वानुमान जो प्रणाली है, भारत के पूर्वानुमान को 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य क्षेत्रीय रेजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से घटाकर 6 किलोमीटर तक ले आती है। थोड़ा और अच्छे से को समझते हैं। जो ये BFS की सहायता से अब मौसम पूर्वानुमान की जानकारी पंचायत स्तर तक प्राप्त होगी। इसका मतलब इसके पहले नहीं होती थी क्या? तो पहले 12 किलोमीटर आपने ऊपर पढ़ा ही, अब ये 6 किलोमीटर तक ले आती है। तो इससे पहले क्या होता था, एग्जाम्पल में जैसे समझे कि लखनऊ ज़िलों में कहीं तेज़ बारिश हो रही है और कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है, तो यह कह दिया जाता था कि रिपोर्ट में कि हल्की बारिश लखनऊ में देखी गई। लेकिन अब क्या होगा कि नतीजा अब ऐसे मतलब कहने के बाद क्या होता था, नतीजा स्थानीय किसानों, पंचायतों या सुरक्षा बलों को सटीक और स्थान विशेष पूर्वानुमान नहीं मिल पाता था, लेकिन अब मिल पाएगा। ओके, चलिए, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली का मुख्य शोधकर्ता जो हैं पार्थ सारथी मुखोपाध्याय हैं।
अब क्वांटम कंप्यूटर पर आते हैं, इसको देख लीजिए। भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक नए युग में प्रवेश करते हुए अपने पहले पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। पहले पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्टैक का मतलब होता है कि इस क्वांटम कंप्यूटर में यूज़ होने वाले हर एक पार्ट भारत के किसी एक कंपनी के द्वारा और भारत में ही निर्मित है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। बात क्लियर हो रही होगी कि पूर्ण स्टैक किसे कहा जाता है। विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है और इसी के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI ने QPIAI इंडस नामक 25 क्यूबिट क्षमता वाला क्वांटम कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया। पूछा जा सकता है कि जो ये क्वांटम कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया गया कितनी क्यूबिट क्षमता वाला है, ये पूछा जा सकता है। 25, 35, 40 ऐसे पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्या है कि भारत का पहला पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है, तो पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आइए हम देखें तो यह उपलब्धि देश के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत हासिल की गई है, एक बड़ी सफलता है। आगे बढ़े तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, पूछा नहीं जाएगा। है कि इसमें हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर तक सभी घटक स्वदेशी रूप से शामिल है, जो मैंने अभी ऊपर बात की, ठीक है। यह सरकार के क्वांटम तकनीक के अनुसंधान एवं विकास को गति देने हेतु राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी दी गई थी। और यहाँ पर लास्ट में ये देख लीजिएगा, यह वर्ष, हाँ ये जरूरी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमरावती, आपको ध्यान होगा कि 2014 में तेलंगाना और हैदराबाद, ये मतलब ये दो नए राज्य इस तरीके से अलग हुए। मतलब एक राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद थी और आंध्र प्रदेश की भी अस्थायी तौर पर रखी गई थी। लेकिन अब जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो आप सभी को पता है कि अमरावती है और आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की नवगठित राजधानी अमरावती में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित करने के लिए चुना है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का या देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित करने के लिए चुना गया है किसे, ठीक है। अब ऑप्शन में ऐसे दे देगा कि नवगठित राजधानी अमरावती, देश का पहला, अमरावती का दे देगा, 3 ऑप्शन ऐसा और आपको दे देगा, तो ध्यान रखना है अमरावती, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर मतलब ये जोड़ा गया, तो राजस्थान के रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 7 को 7 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ दिया गया। इसे पावर ग्रिड से सिंक्रोनाइज मतलब जोड़ने के बाद, पावर ग्रिड से जोड़ने के बाद भारत में संचालित परमाणु रिएक्टरों की संख्या अब कितनी हो गई है, 25 हो गई है। वर्तमान में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता कितनी है, 8780 मेगावाट है, ये ध्यान रखिएगा। यह रिएक्टर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। लिख दिया मैंने, कर दिया है, लेकिन ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन से पूछे कि भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित हुआ, तो राज्य का नाम दे सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेजराना 1 विश्व की पहली क्वांटम चिप है, तो इसे किसने विकसित किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, ध्यान रखिएगा, जिसमें पहली बार टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का प्रयोग किया गया है। मेजराना 1 के विकास को क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में एक संभावित गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में, क्योंकि यह भविष्य में कम से कम बड़े पैमाने में फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाने में मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसे क्वांटम कंप्यूटर को बनाएगा जो खुद अपनी गलती को पहचान कर सही कर देगा। इसके पहले के जो अभी के क्वांटम कंप्यूटर हैं, थोड़ा भी गर्मी हुई, कंपन हुई, शोर हुई तो उनमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ये जो मेजराना 1 है ये क्या करेगी, भविष्य में कम से कम बड़े पैमाने में फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर बनाने में मार्ग प्रशस्त करेगी। क्लियर है बात। चलिए, जो ज़रूरी था मैं उस पर डिस्कशन करते जा रहा हूँ, नहीं ज़रूरी है, पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ क्या है, ठीक है। देखिए, ये प्रोजेक्ट वाटरवर्थ जो है फरवरी 2025 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने AI संचालित सबसी
केबल परियोजना प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा की है। यह 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबी केबल है जो भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगी। 2030 तक पूरी होने की संभावना है। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ जो है AI एप्लीकेशन, ऑनलाइन शिक्षा, हेल्थ आदि क्षेत्रों में उच्च गति और भरोसेमंद कनेक्टिविटी देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन संबंधित प्रश्न बन सकता है और प्रश्न बनेगा कि केंद्रीय आपको ध्यान जो रखना है वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल 29 जनवरी 2025 को इस मिशन को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में से 2030-31 तक भारत के 7 वर्षों का यह मिशन है। मिशन हेतु 16,300 करोड़ रुपए का सरकारी परिव्यय 7 वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया है। 7 वर्षों के लिए अनुमोदित है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भारत को आवश्यक खनिजों की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाना है। बस इतना आपके लिए ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पढ़ सकते हैं। अब आगे ये जो ध्यान रखना है वो ये है कि क्षेत्र सौर ऊर्जा उपयोगी महत्वपूर्ण खनिज, सौर ऊर्जा के लिए कौन से खनिज महत्वपूर्ण है, पवन ऊर्जा के लिए कौन से हैं, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए कौन से हैं, और ऊर्जा भंडारण ये कौन से खनिज महत्वपूर्ण है, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण, अब कितना कार्बन उत्सर्जन करने तक का इस्पात हरित कहलाएगा, इसकी एक औपचारिक सीमा तय कर दी गई, एक औपचारिक सीमा तय की गई है। भारत हरित इस्पात के वर्गीकरण को जारी करने वाला विश्व का पहला देश है। तो पूछा जा सकता है कि हरित इस्पात के वर्गीकरण को जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। अब आपको ऑप्शन में दे देगा अमेरिका, चाइना, और चाइना मान लीजिए नहीं देगा, अमेरिका दे दिया, फ्रांस दे दिया, ठीक है, जर्मनी दे दिया, और ऐसे ही भारत दे दिया। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत है। ठीक है, स्पष्ट है कि ग्रीन स्टील से तात्पर्य उस इस्पात से जो पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्पादित किया जाता है। साथ ही इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक टन तैयार इस्पात के लिए उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2.2 टन से कम हो। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं ना कि कितनी हो, 2.2 टन से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं। और ऐसा होता है तो भारत की नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जो लक्ष्य की जो एक प्रतिबद्धता है उसके ये अनुकूल है। आगे बात करें तो ये पंजाब स्थित NISST माप रिपोर्टिंग और सत्यापन के साथ इस्पात के लिए ग्रीननेस सर्टिफिकेट और स्टार रेटिंग जारी करने के एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, मुझे नहीं लगता कि आप थोड़ा भी आप यहाँ पर डाउट में होंगी कि किस तरीके से प्रश्न बनेगा। जो मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। आगे मैं बात करूँ तो है MACE विश्व का सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन को वेधशाला 4 अक्टूबर 2024 को हॉनले लद्दाख में MACE नामक एक वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। स्थान का नाम ध्यान रखना है, इतना ज़रूरी आपके लिए है। और ये ज़रूरी है कि इस दूरबीन का विकास स्वदेश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया, बस। और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की चांसेस नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न भी शायद नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। अब आगे आती है बात विज्ञान धारा। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक है ये योजना, विज्ञान धारा योजना। तो भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीक विकास के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने हेतु विज्ञान धारा योजना के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस योजना की शुरुआत जो हुई है 16 जनवरी 2025 को हुई है, लेकिन 2024 और 25 के बजट में ही इसको 330 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन अब 2025 ये इसी बजट का हिस्सा, इसी बजट के दौरान इसकी स्थापना हो गई। इसके बाद 2025-26 में कितना दिए गए, 1425 करोड़ रुपए की पर्याप्त वृद्धि की गई है, बस। ठीक है, और विज्ञान धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्थागत और मानव क्षमता का निर्माण, शोध एवं विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन है। आगे आप बढ़ते हैं। अद्यतन पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक चीज़ आपको बतानी है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बता सके तो बताइए। अब ये चीज़ें पढ़ते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ कि 4 जून 2025 को राजस्थान की 2 आर्द्रभूमि खीचन और मिनार को आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर को रामसर संधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया। 40 मिनट का वीडियो हो चुका है और वैसे ख़त्म ही होने वाले हैं।
चलिए फटाफट खींच देते हैं इसको भी, मतलब जो ज़रूरी है। तो 4 जून 2025 2 आर्द्रभूमियों को किया गया रामसर संधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया, और इनको घोषित होने के बाद राजस्थान के 2 स्थल हैं। इसके बाद जो संख्या हो जाती है देश में रामसर स्थलों की संख्या वो 91 हो जाती है। भारत एशिया में प्रथम और कुल स्थानों की संख्या में विश्व में तीसरे स्थान पर है। इसके पहले मतलब कि एशिया में प्रथम स्थान पर है रामसर स्थलों की सूची की संख्या में, और विश्व स्तर पर तीसरे पे, मतलब पहले पे यूके है, और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, और दूसरे पे उत्तरी आयरलैंड के है, ठीक है। नहीं सॉरी, एक मिनट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी उत्तराखंड के 176 और मैक्सिको के 144 स्थलों के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। इस घोषणा के बाद राजस्थान में अब कुल जो रामसर स्थलों की संख्या वो 4 हो गई है, ठीक है। मिनार गांव, ये जो मतलब खींचन और मिनार, जो ये मिनार गांव है उसको उसकी पक्षी प्रेमी हेतु बर्ड विलेज का उपनाम मिला है। वर्तमान में भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं भारत में वो तमिलनाडु में है, और एशिया में प्रथम और विश्व में तीसरे स्थान पर है, और पूरे भारत में 91 रामसर स्थल हैं, और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ओके, चलिए अब ये आर्द्रभूमि ये सब पढ़िएगा अपने आप से, रामसर स्थल ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। जब एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से अभ्यारण्य आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं सब बैठ करके आपको बताऊँ और याद कराऊँ, ये इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। आगे चलिए। पोलर रिसर्च वेसल 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री, मतलब इसमें देखा जाए तो ये जो है गोल्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता और नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता है। भारत को पहली बार स्वदेशी रूप से एक पोलर रिसर्च वेसल बनाने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, भारत को पहली बार स्वदेशी भारत को ही पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से एक पोलर रिसर्च वेसल बनाने में सक्षम बनाएगा, जिसका परिणाम यह होगा कि जिसका उपयोग राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिक, ठीक है, दक्षिण की साइड अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किया जाएगा, ठीक है। पोलर रिसर्च वेसल किनके बीच समझौता है, ये पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है, अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कासमपट्टी बीरा कोबिल पवित्र उपवन, ये देखते हैं इसको। देखिए 12 मार्च 2025 को तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कासमपट्टी बीरा कोबिल पवित्र उपवन को राज्य का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जून 2025 तक भारत में कुल 49 जैव विविधता विरासत स्थल अब हो चुके हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में देश में सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल हैं, कुल 10 स्थलों के साथ वह सूची के शीर्ष स्थल पर है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है जो लखनऊ में स्थित है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन की हैं वो ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर अच्छे से। देखिए स्विस वायु गुणवत्ता तकनीकी कंपनी IQ एयर ने 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें सर्वाधिक प्रदूषित शीर्ष 5 देशों में सबसे पहले प्रथम पर चाड है, फिर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, फिर भारत है। भारत 5वें स्थान पर है। PM 2.5 क्या होते हैं, जैसे पटाखे हो गए और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं होते हैं, जो इसमें बहुत महीन कण होते हैं, जो सब सांस लेते हैं उसके माध्यम से फेफड़े तक जाते हैं और फेफड़े को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ फिर जैसे हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, अस्थमा की हो सकती है, ये सब बीमारियां होती हैं। तो समझ रहे हैं, चाड पहले स्थान पर है और बांग्लादेश और पाकिस्तान, फिर कांगो के पास भारत 5वें स्थान पर है। यहाँ पर एक चीज़ देखें तो जो PM 2.5 जो है, यदि कहीं पर 0 से 30 है तो देश माना जाता है कि वहाँ की वायु अच्छी है। चाड की 91 है, तो 91 कहाँ है, 91 120 सबसे ख़राब स्थिति यहाँ पर है, 121 225 बहुत ख़राब, और भारत 50 है, तो 31 से 60 के बीच में है, तो मतलब संतोषजनक है। चलिए क्लियर हो गया, भारत 5वें स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दुनिया के 20 में से 30 सबसे प्रदूषित शहर में भारत 13 सबसे प्रदूषित शहर भारत में है। भारत में मेघालय का बर्नी हॉट जो है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज हुआ है। ठीक है, बर्नी हॉट प्रदूषित शहर भारत तो 5वें स्थान पर है, लेकिन शहर के रूप में देखा जाए तो कौन है, भारत का बर्नी हॉट शहर है। ओके, और कुछ ज़रूरी यहाँ नहीं है। अब आगे चलते हैं। श्री गंगा नहर एवं बर्नी हॉट भारत के सबसे प्रदूषित शहर, फिर आपको पढ़ने को मिल रहा है। यहाँ पर देखें CREA जो है सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा ट्रेसिंग द हैज़ी ईयर 2025 नामक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के अनुसार PM10 स्तरों के संदर्भ में ये रिपोर्ट है। PM10 जो होते हैं ये जो कण होते हैं, ये कण नाक और गले में ही रुक जाते हैं, फेफड़े तक नहीं पहुंचते, तो इतना ज़्यादा स्वास्थ्य जोखिम नहीं होता PM 2.5 की अपेक्षा। तो PM10 के स्तरों के संदर्भ में देखें तो श्री गंगानगर राजस्थान 2024 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है। ठीक है, श्री गंगानगर, फिर ग्रेटर नोएडा, फिर दिल्ली। चलिए, और आगे क्या है, आगे है PM2.5 सांद्रताओं के संदर्भ में बर्नी हॉट मेघालय वर्ष 2024 में भारत, वही बात। इसके बाद दिल्ली, फिर गुरुग्राम। ठीक है, ये रहा लेक्चर। फिर इसके बाद 10 से 12 पेज और हैं, उसको मैं इंपॉर्टेंट जो भी उसमें फैक्ट हैं बताते हुए चलूँगा। आप उन्हीं फैक्ट को मेरे साथ रिविजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।